अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। गजा में 2 साल से जारी इसराइली जारहियत के खात्मे के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। इसराइल और हमास दोनों ने अमरीकी सदर ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे के पहले मरहले पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसका ऐलान कल खुद सदर ट्रंप ने किया। इस ऐलान के बाद गजा भर में अवाम सड़कों पर निकल आए और खुशी और उम्मीद के साथ जश्न मनाया। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा में जंगबंदी का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं फ़ख्र के साथ ऐलान करता हूँ कि इसराइल और हमास दोनों ने हमारे अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। इसका मतलब है कि तमाम यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा और इसराइल अपने फौजियों को एक तयशुदा हद तक वापस बुलाएगा, जो मजबूत, पायदार और दायमी अमन की जानिब पहला कदम होगा। सदर ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि तमाम फरीकों के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। ये अरब और मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम पड़ोसी ममालिक और अमरीका के लिए एक अजीम दिन है और हम कतर, मिस्र और तुर्की के सालिसों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर इस तारीखी और बेमिसाल वाक़े को मुमकिन बनाया। गजा में गुज़िश्ता 2 सालों से इसराइल की बेरहमाना और मुसलसल बमबारी का सामना करने वाले फ़लस्तीनियों के लिए जंगबंदी की यह खबर एक बड़ी खबर साबित हुई। कल रात को जंगबंदी का ऐलान होने के बाद गजा के मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशी सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाया। और इस हवाले से सामने आने वाली वीडियोज़ में नौजवानों के साथ साथ छोटे बच्चों को भी खुशी में नाचते हुए देखा जा सकता है और साथ ही फ़लस्तीनी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते नजर आते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं और शुक्र के सजदे अदा कर रहे हैं। तुर्क खबर रसा इदारे TRT और कतर के अल जज़ीरा समेत मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी मीडिया आउटलेट्स ने गजा में जंगबंदी पर जश्न के मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाए। दूसरी जानिब इसराइल में भी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई की खबर सामने आने के बाद लोगों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। बहुत से लोग, जिनमें यरगमालियों के रिश्तेदार और उनके हामी शामिल थे, तल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर में जमा हुए और जंगबंदी पर अपनी खुशी का इजहार किया। हमास और इसराइल ने भी सदर ट्रंप के इस ऐलान की तस्दीक कर दी है। इसी तरह हमास ने भी जंगबंदी मुआहदे पर इत्तफाक के हवाले से एक बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक हम अपने भाइयों और सालिसों कतर, मिस्र और तुर्की की कोशिशों की दिल से कदर करते हैं और साथ ही अमरीकी सदर ट्रंप की उन कोशिशों को भी सराहते हैं जो जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने और गजा पट्टी से काबिज अफवाज के मुकम्मल इनखला के लिए की जा रही हैं। हम सदर ट्रंप, मुआहदे की ज़मानत देने वाले ममालिक और तमाम अरब, इस्लामी और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ों से मुतालबा करते हैं कि वो काबिज हुकूमत को मुआहदे के तहत अपनी तमाम जिम्मेदारियों पर मुकम्मल अमल दरामद करने का पाबंद बनाएं और उसे तयशुदा मामला से बचने या अमल दरामद में ताख़ीर करने से रोकें। हमास ने अपने बयान में मज़ीद कहा है कि हम गजा पट्टी, यरूशलम और मगरबी किनारे में अपने अजीम अवाम और अपने वतन और बैरून मुल्क मौजूद अपने तमाम लोगों को सलाम पेश करते हैं, जो फाशिस्ट काबिज के मंसूबों का मुकाबला करते हुए बेमिसाल बहादुरी और शुजात का मुजाहरा कर चुके हैं। इन कुर्बानियों और साबित कदमी ने काबिज इसराइल के ज़ेरे निगरानी तसल्लुत और बेदखली के मंसूबों को नाकाम बना दिया है। हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमारे अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और हम अपने अहद के पाबंद रहेंगे। आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुद इरादियत हासिल होने तक हम अपने अवाम के कौमी हुकूक को कभी तर्क नहीं करेंगे। इसके अलावा अरब ममालिक और अहम मुस्लिम ममालिक समेत दुनिया भर से इस मुआहदे पर इत्तफाक का खैर मकदम किया जा रहा है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास, कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी, तुर्क सदर एर्दोआन समेत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। इसके अलावा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मलेशिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, भारत और स्पेन ने भी गजा में जंगबंदी का खैर मकदम किया है। हुकूमत पाकिस्तान के एक्स अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गजा में नस्ल कुशी के खात्मे के लिए होने वाले मुआहदे के ऐलान ने मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन कायम करने का एक तारीखी मौका फराहम कर दिया है। मुज़ाकरात और बातचीत के पूरे अमल के दौरान सदर ट्रंप की क़यादत आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़म की अक्कासी करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि कतर, मिस्र और तुर्की के दूरअंदेश और बाज़म रहनुमाओं को भी दाद देनी चाहिए, जिन्होंने मुआहदा तय करने के लिए अनथक कोशिशें की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें उन फ़लस्तीनी अवाम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने इंतहाई गैर मामूली मसाइब का सामना किया है, ऐसे मसाइब जो दोबारा कभी नहीं होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो काबिज क़ुव्वतों और गैर कानूनी सेटलर्स को जवाबदेह ठहराए और उन इक़दामात को रोके जो सदर ट्रंप की जानिब से कशीदगी कम करने और पायदार अमन की राह हमवार करने के लिए की जाने वाली अजीम कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने शराकतदारों, दोस्तों और ब्रदर ममालिक के रहनुमाओं के साथ मिलकर काम जारी रखेगा ताकि फ़लस्तीनी अवाम के लिए अमन, सलामती और इज़्ज़त नफ्स को उनकी ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक यकीनी बनाया जा सके। वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप की जानिब से गजा में जंगबंदी का ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब इस ऐलान से सिर्फ चंद घंटे पहले सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया था कि वो 20 निकाती मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए इस हफ्ते के आखिर में मशरिक़ वुस्ता का दौरा करने के लिए तैयार हैं। और फिर इसके बाद व्हाइट हाउस में एक इवेंट के दौरान
जंगबंदी का इम्कान उस वक्त बिल्कुल वाज़ेह हो गया जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने तकरीब के दौरान सदर ट्रंप को एक पर्ची थमाई। पर्ची पढ़ने के फ़ौरन बाद सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से कहा कि मुझे अभी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से एक नोट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि हम मशरिक़ वस्ता में एक मुआहदे के बहुत करीब हैं। Which job is he here for today, Come sir? on up here, Marco. Anything we should know about the Middle East? That's what we're hoping to talk to you about here, Mr. President. He's doing a good job. They're smart, but they're not smart enough. Oh, my microphone's broken. That's why we're all working with Treasury, with all these different departments to find the criminal conspiracy. Okay. I'm just giving. Yeah, I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East, and they're going to need me pretty quickly, so I will take a couple of more questions. बाद में सदर ट्रंप को मिलने वाली इस पर्ची की एक तस्वीर भी सामने आ गई। अमरीकी खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर की जानिब से ली गई इस तस्वीर के मुताबिक इस नोट में सदर ट्रंप से कहा गया था कि वो ट्रुथ सोशल पर एक पैगाम की मंजूरी दे दें ताकि वो इस मुआहदे का ऐलान करने वाले पहले शख्स बन जाएं। इसके बाद कल सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ पर एक इंटरव्यू में बताया कि इसराइली अरगमाली जिनमें मरने वालों की लाशें भी शामिल हैं पीर को रिहा किए जा सकते हैं। इसके अलावा सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ पर बात करते हुए ये भी कहा कि उन्हें यकीन है कि ईरान भी मशरिक़ वस्ता में मुकम्मल अमन की सूरत हाल का हिस्सा हो सकता है। याद रहे कि फ़िलहाल सिर्फ गजा में अमरीकी सदर ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे के पहले मरहले पर इत्तफाक हुआ है और सदर ट्रंप के मुताबिक इस मरहले में इसराइली अरगमालियों की रिहाई के बदले फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करने और गजा में इसराइली फोर्सेस के एक तयशुदा हद तक पीछे हटने की शिक शामिल है। जबकि सालिस मुल्क कतर ने कहा है कि मुआहदे की मज़ीद तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। जबकि ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे का दूसरा मरहला जिस पर अभी बातचीत होना बाकी है, इस मरहले में इसराइल के मुकम्मल इनखला, हमास के गैर मुसल्लह होने और गजा में नई सिक्योरिटी और हुकूमती इंतजामात के क़याम की तवक्को की जा रही है। जबकि रॉयटर्स के मुताबिक हालिया मुआहदे के तहत जंगबंदी हो जाएगी। इसराइल जुज़वी तौर पर गजा से अपनी फ़ौजें वापस बुलाएगा और हमास अरगमालियों को रिहा कर देगा। इसके बदले में इसराइल अपनी तहवील में मौजूद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। मुआहदे की तफसीलात से आगाह एक ज़रिए के मुताबिक इसराइली फ़ौज मुआहदे पर दस्तखत होने के 24 घंटों के अंदर पीछे हटना शुरू कर देगी। एक इसराइली एहलकार ने बताया कि गजा में अब भी जिंदा समझे जाने वाले 20 इसराइली अरगमालियों की रिहाई इतवार या पीर को मुतवक्के है। मज़ीद 26 अरगमालियों को मुर्दा करार दिया जा चुका है, जबकि 2 अरगमालियों के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हमास ने इशारा दिया है कि गजा भर में बिखरी हुई अरगमालियों की लाशों को तलाश करने में कुछ वक्त लग सकता है। दूसरी जानिब आज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि फ़लस्तीन पर 20 निकाती अमन मुआहदे में पाकिस्तान का इनपुट शामिल है। अगर हमास और गजा ने मुआहदे को कबूल कर लिया तो बाकियों को क्या एतराज़ है। फ़लस्तीनी अवाम को बयानबाजी नहीं अमन चाहिए। TLP ने एहतजाज के लिए कोई इजाज़त नहीं ली। फ़लस्तीन के लोगों को बयानबाजी नहीं अमन चाहिए, उनको अपना वतन चाहिए, अपनी ज़मीन चाहिए। सो कॉल्ड एहतजाज, बयानात और उस पर मजहबी या सियासी रंगबाजी नहीं चाहिए। वफाकी हुकूमत ने हमेशा से पुरअमन मार्च एहतजाज की इजाज़त दी है, लेकिन उसके क़वाइद ज़वाबित और कानून के अंदर रहते हुए। मुझे ये बताइए TLP ने कहाँ इजाज़त मांगी है? इजाज़त लेने के लिए कौन से जो SOPs हैं उसके पूरा करने की यकीन दहानी करवाई है? हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब। तलाल साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ये एक तरफ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूसरी तरफ उनका मौक़िफ़ है। वो कह रहे हैं हमने 15 दिन पहले मार्च का ऐलान किया था। वो ये दावा भी कर रहे हैं कि पुलिस ने उनके खिलाफ बहुत फोर्स इस्तेमाल की। पुलिस ने पुरअमन एहतजाज करना वो चाह रहे थे, मगर पुलिस इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की कोशिश की गई जिसमें लोग मारे गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब देखिए, एहतजाज का ऐलान काफ़ी नहीं होता, उसके लिए बाकी लवाज़मात भी हैं। आपको रब्ता करना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ती है, उसके लिए पूरी एक SOPs जो हैं उसकी यकीन दहानी करवानी पड़ती है। फिर हम उसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करते हैं। और बहुत सारे गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से इस्लामाबाद में इस तरह की इज्तिमात हुए हैं। जो एक आज हुआ है, जमात इस्लामी ने एक बच्चों पे और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स पे मुश्तमिल एक बहुत बड़ा इज्तिमा आज किया है, उसको उन्होंने हमसे रब्ता किया। उन्होंने यकीन दहानी करवाई SOPs पूरे करने की, उसके बाद हमने उन्हें सिक्योरिटी दी। और इससे पहले भी हुए हैं, मगर हमारी ये वाला जो इन्होंने सिर्फ ऐलानात किए हैं और उसके बाद ऐसी तकरीरें की हैं जिससे
के जज्बात आपके भड़कें और ऐसी इश्तियाल अंगेज तकरीरें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के साथ साथ इनके व्हाट्सएप ग्रुप की बहुत सारा डेटा जो है वो हम तक पहुंचा इनकी प्लानिंग का। उस पर कुछ लोग इस्लामाबाद, पिंडी और इसी तरह लाहौर गिरफ्तार हुए, जो एहतजाज नहीं कोई फसाद या और प्लान लग रहा था। क्या मुझे बताइए, इश्तियाल अंगेज तकरीरें इन्होंने नहीं की, वो इनकी अपनी जो आईडीज पे अभी भी मौजूद हैं। और उसके बाद जो तैयारी की गई वो किस चीज़ की गई? वो तो ऐसे लगता था जैसे कोई धावा बोलने की या किसी इसराइल पे चढ़ाई की। और बात ये है कि वहाँ जश्न हो रहा है, वहाँ फ़लस्तीन के लोग और उसके बच्चे वो जश्न मना रहे हैं, जिन्हें सांस लेने का, अपना वतन दोबारा मिलने की उम्मीद पैदा हुई है, अमन मिला है, पता नहीं किस तरह मिला है, कितनी हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद। और यहां पर एक प्लान किया जा रहा है कि उसके नाम पर एक ऐसा एहतजाज नहीं, फसाद या इंतशार किया जाए। उसके मकासद क्या है वो तो ये बताएंगे। मैं तो आपको एक एक चीज बता रहा हूं कि ऑन रिकॉर्ड है, इंतशार वाली तकरीरें ऑन बोर्ड हैं, जो गिरफ्तार हुए उनके वीडियो मैसेजेस और उनके इनके साथ इनके ओहदेदार हैं। और उसके बाद जो झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कल से, वो भी ऑन रिकॉर्ड है कि फलां कर दिया, ये कर दिया। मगर वो कह रहे हैं हमसे कोऑर्डिनेट कर लेती हुकूमत, हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि हमसे कोऑर्डिनेट करती, कि हुकूमत ने कोऑर्डिनेट नहीं किया, डायरेक्ट ही पुलिस एक्शन कर दिया। देखिए, हुकूमत, सबसे पहली बात है इन्होंने मार्च का ऐलान किया था। ये इन्होंने एक दफा पहले भी मार्च का ऐलान एक ऐसे मौके पे किया था जब इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी। उस वक्त भी मैंने इनसे, मेरी ड्यूटी लगी थी और मैंने इनसे बातचीत की, बड़ी लंबी बातचीत हमारी हुई। और उसके बाद हमने वो इनका वो मौखर करवा दिया जो भी प्लान था। उस वक्त भी ये चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग से तवज्जो हट के तो किसी और तरफ लेके जाना चाहना। और अब भी मुझे ये बताइए, राब्ता करना इनका फर्ज है? एहतजाज इन्होंने फैसला किया था और राब्ता इन्होंने क्यों नहीं किया? राब्ता हुकूमत ने करना था, ऐलान इन्होंने करना था। ये कैसी बात है? और दूसरी बात है, हमने इन्हें इनडायरेक्टली, इनकी बहुत सारे लोगों को हमारी इंतजामिया ने मैसेज भेजे हैं, ये टस से मस नहीं होते। ये इंतशार भरी तकारीर और उसके बाद इस्लामाबाद के इर्द गिर्द अटक हो, पिंडी हो, मरी हो, मुजफ्फराबाद हो, वहां पर इनके अपने कारकुनों को पहुंचाया। उनको इस तरह पहुंचाया गया जैसे कोई जंग करनी है। यानी ये कोई आम एहतजाज की बात तो नहीं है। मुझे बताएगा कि क्या ऐसी इंटेलिजेंस है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम भरपूर तैयारी में हैं, हमारी क़यादत इस्लामाबाद पहुंची हुई है, तो क्या इंटेलिजेंस आपके पास क्या है? और अगर वो अभी भी करना चाहेंगे तो हुकूमत क्या करेगी? आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या एग्जैक्टली तहरीक लब्बैक के इस एहतजाज को लेकर? देखिए, फिलहाल तो किसी किस्म की इस तरह के फसाद इंतशार की इजाज़त नहीं है। और इस तरह का जो एक मज़हबी जुनूनियत और इंतहा पसंदी है, जो कि पाकिस्तान के मुफाद और पाकिस्तान की हासिल की गई वो टारगेट्स और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी जिस पे सारी दुनिया खुश है, उनको मदम करने के लिए ये सब कुछ जो किया जा रहा है वो नहीं करने देंगे। और ऐसे लोगों को किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी, ये सियासी है ही नहीं, ये इंतहा पसंदी पाकिस्तान में अब मजीद काबिल कबूल नहीं है। और इस पे बिल्कुल क्लियर है किसी किस्म का। ये जो आपने कहा कि मजीद काबिल कबूल नहीं है, ज़ाहिर तहरीक लब्बैक की एक हिस्ट्री है एहतजाज की, और उस एहतजाज में वो वायलेंट भी हुआ, पुलिस वाले भी शहीद हुए। चाहे वो आपका पहला दौर हो, जो आप ये पोर्टफोलियो पहले भी रख चुके हैं, आपका पहला दौर हुआ, फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तहरीक इंसाफ के दौर में भी हुआ। अब आप कह रहे हैं कि रियासत की पॉलिसी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया, एक जमात को डिसमेंटल करके रख दिया रियासत ने, उनके साथ जो कुछ नहीं किया है। देखिए, मैं, जैसे आपने कहा कि मैं पहले भी इसी पोर्टफोलियो पे रहा हूँ, बिल्कुल इस वक्त जो रियासत के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने अदारे हैं, वो पॉलिसी मेकिंग में, वो आपकी डिप्लोमेसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में हो, पाकिस्तान की बहुत सारी और चीज़ें, उन पर वो सारे के सारे एक ही बयानिए के साथ, एक ही साथ खड़े हैं और सबकी मुशावरत इसमें शामिल है। इस तरह की कोई एक्टिविटी जो है, इसका अमली तौर पर आपको नजर आएगा कि ऐसी सियासत और ऐसा मजहबी जुनूनियत के नाम पर जो जाती फायदे या खास किस्म की एक पार्टी जो काम करते हैं, जिसमें इनके फंड्स लेना भी हैं, इनके बाकी मुफादात भी हैं, और लोगों के जज्बात से खेलना, और उसके बाद ना जाने कि, यानी इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान मुझे ये बताइए
जब पाकिस्तान पे हमला हुआ उस वक्त पाकिस्तान के हक में मुजाहरा करने की बजाय कहा गया नहीं हम तो इस वक्त इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करना चाहते हैं, जबकि इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान पे हमलावर थे। तो अभी जो ये सब कुछ कर रहे हैं, जबकि आप देखें एक सक्सेसफुल जो एग्रीमेंट है किसी हद तक जिसे उम्मीद की जा सकती है, पहले तो उम्मीद भी नहीं थी कि फलस्तीनियों को हक मिलेगा, वतन मिलेगा, जमीन मिलेगी, अमन मिलेगा, और फलस्तीनी और इवन हमास वो साइन कर चुके हैं और वहां जश्न हो रहा है, वहां लोग खुश हैं, अरब मुल्क खुश हैं। पाकिस्तान को उन 8 मुल्कों में है 57 इस्लामी मुल्कों को जिसको अहमियत दी गई है, जिनकी मुशावरत ली गई है, जिनको ट्रंप और बाकी लोगों ने साथ बिठाया है और जिसका क्रेडिट दिया जा रहा है। तो हमने अगर ये एक फलस्तीनियों की हमने बेहतरी की बात करनी है यहाँ पर, या हमारा एजेंडा कोई और है। आप ये कह रहे हैं ताजुल साहब कि आपके पास जब गुज़िश्ता दफ़ा ये पोर्टफोलियो था और आपने जो रियासत की पॉलिसी देखी, और इस दफ़ा जब आपके पास पोर्टफोलियो है और जब आप रियासत की पॉलिसी देख रहे हैं, आपको उसमें फ़र्क लग रहा है? सिर्फ फ़र्क नहीं लग रहा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिविलियन हुकूमत के पीछे तमाम अदारे जुड़ के खड़े हैं और मैं समझता हूं मौजूदा परफॉर्मेंस जो है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी किया जो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं उस वक्त आपकी हुकूमत के सामने इदारे खड़े थे, आज आप कह रहे हैं पीछे इदारे खड़े, बट मैं ये पूछ रहा हूं कि इदारों की पॉलिसी जत्थों के हवाले से, हेट स्पीच के हवाले से उस वक्त के मुकाबले में फ़र्क है? सिर्फ मैंने कहा फ़र्क नहीं है, एक ही सिमत में एक ही बयानिया, एक ही पॉलिसी है अदारों की, और ये मैं बता रहा हूं इसीलिए एक मजबूत एक्शन नजर आ रहा है आपको हर जगह, इसीलिए उस एक्शन के रिजल्ट नजर आ रहे हैं। मैंने कहा इन्होंने पहले भी मुजाहरा करने की कोशिश की थी, किसी की खबर तक नहीं आई, हमने नहीं होने दिया। इस तरह की काम नहीं होने देंगे और नहीं होंगे, इस बारे में ये रेड लाइन है। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को इन्हीं गोल दायरों में नहीं घूमना, और इसी तरह की ऐसी चीजें जो पाकिस्तान की मुफाद के खिलाफ है, जो किसी भी वजह से अगर ये पार्टी खड़ी हो गई है तो मजीद ये काम नहीं पाकिस्तान में चल सकता। बहुत शुक्रिया तलातुई साहब की गुफ्तगू। आपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कल इमरान खान ने अचानक एक गैर मुतवक्के फैसला किया और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाकर उनकी जगह सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के फैसले के बाद कल रात अपना इस्तीफ़ा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और फिर तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि इस्तीफ़ा कल रात को ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भेज दिया गया था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलाक शेख वकास अकरम ने आज अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि गवर्नर के MS से कोऑर्डिनेशन के बाद कल रात 11:15 बजे गवर्नर हाउस के स्टाफ ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा वसूल किया और वसूली लिख कर दी। जबकि जियोरिस पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस गेट पर कल रात पहुँचाया गया। CM हाउस के अमले ने इस्तीफे की रिसीविंग भी ली, मगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा अभी तक मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक नहीं पहुंचा है। इस्तीफ़ा मिले तो कानूनी और आईनी निकात को देखकर दस्तखत करूंगा, अगर इस्तीफ़े में गलती हुई तो वापस भेज दूंगा। अली अमीन गंडापुर ने अपने इस्तीफ़े में लिखा है कि अपने कायद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के हुक्म की मुकम्मल एहतराम के साथ तामील करते हुए मेरे लिए ये एजाज़ है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के ओहदे से अपना इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूँ। जब मैंने वज़ीर आला का ओहदा संभाला तो सूबा एक दोहरी आजमाइश से गुजर रहा था, एक माली बहरान और दूसरा दहशत गर्दी के ख़तरे से। गुज़िश्ता 1.5 साल में अपनी काबीना, पार्टी के अरकान और कारकुनान, ब्यूरोक्रेसी की टीम और सबसे बढ़कर इमरान खान की रहनुमाई के साथ हमने सूबे को माली इस्तेहकाम की राह पर डाला और दहशत गर्दी के चैलेंज का बहादुरी और अज़म के साथ मुकाबला किया। हमने एक ऐसे सूबे में तरक्की और कौमी तामीर के बड़े मंसूबे शुरू किए जो कभी वॉर जोन समझा जाता था। अली अमीन गंडापुर अपनी कारकर्दगी को एक अच्छी कारकर्दगी के तौर पर पेश कर रहे हैं, चाहे वो दहशत गर्दी के हवाले से ही क्यों ना हो, मगर इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा सामने आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातें भी मुतहरिक हो गई हैं और वज़ीर आला के लिए अपना मुश्तरका उम्मीदवार लाने की कोशिश कर रही हैं। अहम बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में नई पार्टी पोजीशन भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक PTI के अरकान को आज़ाद करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद अरकान की तादाद 92 है, जबकि एक रुकन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है, जबकि अपोजिशन के पास 52 नशस्तें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट्स दरकार होंगे। सवाल ही उठ रहा है कि अली अमीन गंडापुर को हटाने की वजह क्या है। कल इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से की गई पोस्ट में लिखा था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बारहा हिदायत दी कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही शहरियों के खिलाफ शुरू किए गए गैर ज़रूरी मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ खड़ी हो, लेकिन
इंतहाई दुख है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मेरे अमन के विजन पर अमल दरामद में कामयाब नहीं हो सकी और अपने आप को वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियों की जंगी पॉलिसियों से ऐसे दूर नहीं रख सकी जिस तरह ज़रूरत थी। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला की जिम्मेदारियाँ सुहेल आफरीदी के सुपुर्द करने का ऐलान करता हूँ। आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि नया वज़ीर आला वही है जो इमरान खान ने नामजद किया। हमारी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से दरख्वास्त है कि वह इस्तीफ़ा कबूल करें ताकि बेहतर अंदाज में ट्रांजिशन हो। खान साहब ने अली अमीन के बारे में भी जिक्र किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो मेरे चंद साथियों में से एक लायल साथी है, वो मजबूत मेरा कैंडिडेट था, लेकिन खान साहब की बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन रही है दहशतगर्दी पे। खान साहब का पैगाम यही है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन विदाउट पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये नाकाम हो जाती है। आप कोई भी ऑपरेशन करो, इसका कोलैटरल डैमेज लोगों को और रेडिकलाइज कर देता है। इसलिए खान साहब ने कहा, हम चाह रहे थे कि हमारी पार्टी, हमारी हुकूमत, हमारा सूबा इन चीज़ों के मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा हम कुछ ड्रास्टिक चेंज करना चाह रहे थे। इसीलिए हमने अभी सूबे में चेंज किए और सूबे में खान साहब की ख्वाहिश है कि ये ट्रांजिशन जल्द से जल्द मुकम्मल हो। मगर वफाकी वज़ीर इत्तेलात तारड़ ने कहा कि जेल में बैठे हुए शख्स की तरफ से दहशतगर्दों की सहूलतकारी हो रही है। अली अमीन गंडापुर को भी इसीलिए हटाया गया कि वो दहशतगर्दी की सहूलतकारी क्यों नहीं कर रहे। अब सुहेल आफरीदी को इसलिए लाया जा रहा है कि दहशतगर्दों को फ्री हैंड दिया जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। एक इंतशारी टोला मौजूद है जो मुल्क के अमन अमान को तबाह करना चाहता है और ये मुट्ठी भर दहशतगर्द, इनको सहूलतकारी मिलती है जेल में बैठे हुए शख्स से जो दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर है, जिसने पहले भी अपनी हुकूमत के दौरान दहशतगर्दों को वापस लाकर सेटल्ड एरियाज के अंदर बसाया, इनकी बाहिफाजत वापसी की, इनको वहां पे रहने सहने की जगह दी और इनको मेन स्ट्रीम एरियाज के अंदर लाकर इनको आबाद किया। आज भी केपी की पॉलिटिक्स भी इसी चीज के इर्द गिर्द घूम रही है। अली अमीन गंडापुर से रंजिश ये थी कि तुम दहशतगर्दों की ठीक तरह से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे। तुम्हें जो कहा जाता है कि तुम दहशतगर्दों की सहूलतकारी करो, दहशतगर्दों को पूरा सपोर्ट करो और उनके खिलाफ कार्रवाइयां बंद करवाओ, शायद अली अमीन गंडापुर उस हद तक ये मिशन पूरा नहीं कर सके बानी चेयरमैन पीटीआई का जिस हद तक उनको तवक्को थी। अब उन्होंने कहा कि ऐसा बंदा लाओ जो एक फ्यूजिटिव और एक इश्तहारी और एक भगोड़े मुराद सईद का करीबी साथी हो, दहशतगर्दों के हवाले से भी वो एक नरम गोशा रखता हो। तो ये जो सुहेल आफरीदी को लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए और मुकम्मल सहूलतकारी उनको दी जाए और उनको फ्री हैंड दिया जाए केपी प्रोविंस के अंदर। फिर वो कुर्बानियां कहां जाएंगी जो इस मुल्क को कौम ने दिया है, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। मैं बहुत क्लैरिटी से बता दूं केपी की हुकूमत को और तहरीक इंसाफ को कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं बनेगी। दूसरी तरफ नून लीग पीपल्स पार्टी में सीज फायर की खबरें सामने आ रही हैं। पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी को कराची तलब किया, फिर कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ और वज़ीर आज़म ने मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की हिदायत की, जिसके बाद इसाक डार, अयाज सादिक और मोहसिन नकवी खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद से रवाना हुए और रात गए नवाबशाह में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और फिर खबर सामने आई कि दोनों जमातों में सीज फायर हो गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नसीम हैदर के मुताबिक पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी कम करने में इसाक डार ने अहम किरदार अदा किया। इसाक डार स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के साथ नवाबशाह पहुंचे थे। इसाक डार ने पार्टी रहनुमाओं की जानिब से जारी बयानबाजी रोकने की बात की। सदर जरदारी ने इत्तेफाक किया बयानबाजी फौरी तौर पर रोकी जानी चाहिए। सदर जरदारी ने कहा कि अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं, हम नहीं चाहते कि मामलात ख़राब हों। लीगी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी बंद होने का मुतालबा किया। इसके बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को टेलीफोन किया है और पीपल्स पार्टी के लामे के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत हुई। इसके अलावा आज वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी इस हवाले से बात की और कहा कि जो बदमज़गी हुई नहीं होनी चाहिए थी। क्या वो जो अगर हुई भी है कोई बदमज़गी, वो नहीं होनी चाहिए थी और हमें सिर्फ सैलाब ज़दगान पे बात करनी चाहिए थी, उनके रिलीफ पे बात करनी चाहिए थी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की थी। मामलात पर बात करेंगे सीनियर साहब तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ी तब्दीली अली अमीन गंडापुर साहब को ओहदे से हटाए जाने की, सुहेल आफरीदी साहब को नामजद करने की, ये तब्दीली आपको आसानी से होती नज़र आ रही है? क्योंकि अब तहरीक इंसाफ ने आज से ये कहना शुरू कर दिया है कि जी ये किया जाए, नहीं किया गया, नहीं होने दिया गया स्मूथली तो फिर हम मसला करेंगे और ज़ाहिर हम एहतजाज करेंगे। देखें, वो इसलिए कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस ऐलान से काफ़ी दिन पहले जो हैं वो अपनी पार्टी के जो मुख्तलिफ जो साथी हैं उनको ये बता रहे थे
कि मुझे तो इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, मुझे तो किसी और ने बनाया, और मेरे साथ जो है वो बहुत बड़ी सपोर्ट है असम्बली के अंदर। लेकिन जब इमरान खान साहब ने उनको हटाने का ऐलान कर दिया और सुहेल अफरीदी को नॉमिनेट कर दिया, तो उसके बाद जो रिस्पांस आया और जो रिएक्शन था, तो उसमें अली मीन गंडापुर साहब ने यही मुनासिब समझा कि वो सुहेल अफरीदी की ज़्यादा मुखालफत ना करें। उसकी एक वजह यह भी है कि सुहेल अफरीदी जो हैं उनके ज़ाती तौर पे गंडापुर साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ये जो तहरीक इंसाफ में जो बहुत से ग्रुप थे, ये उनमें से दोनों ये एक ही ग्रुप में थे, मुराद सईद ग्रुप जिसको कहा जाता है। तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा सुहेल अफरीदी साहब की मुखालफत नहीं की, बल्कि उनको वेलकम किया। लेकिन जब नॉमिनेशन हो गई तो उसके बाद फिर ये ख़बरें आनी शुरू हुई कि जी जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उन पर कुछ मुकदमात भी हैं, और उनके ख़िलाफ़ कुछ मुकदमात जो हैं वो उनकी समाअत भी शुरू होने वाली है। तो इसलिए फिर तहरीक इंसाफ को ये ख़दशा पैदा हुआ कि शायद उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी। और फिर जब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया कि सुहेल अफरीदी साहब की पॉलिसी वो नहीं होनी चाहिए कि जो कि गंडापुर साहब की थी, तो उससे फिर ये ख़दशा पैदा हुआ कि शायद अब इनका रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अब अगर सुहेल अफरीदी साहब जो कि एक नौजवान हैं और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ के पहले चीफ मिनिस्टर होंगे जिनका ताल्लुक़ साबिक़ फाटा से होगा। इससे पहले साबिक़ फाटा से, यानी कि जो फाटा की जो 7 एजेंसियाँ थीं, यहाँ से कभी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना। तो अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो साबिक़ फाटा के पहले चीफ मिनिस्टर होंगे, और अगर वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो उसके बाद बहुत से लोग जो ये कहते हैं जी कि फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम के बाद जो फाटा के लोग हैं उनको अभी तक हकूक़ नहीं मिले, तो उनका जो नैरेटिव है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अब तो उसी फाटा का एक MPA जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई तो इसका साबिक़ फाटा के जो इलाके हैं वहाँ पे शदीद रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, और अगर वो वज़ीर आला बन गए तो ज़ाहिर ये तासुर दिया जा रहा है कि क्योंकि उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ रहा है मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से, एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी उनको ख्याल किया जाता है, उनकी तकारीर भी असम्बली के फ्लोर पर मौजूद हैं कि कन्फ्रंटेशन होगी। तो उस सूरत में पहले तो आप ये बताइएगा कि आपको लगता है वाकई कन्फ्रंटेशन होगी, और अगर होती है तो क्या तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता निकल सकता है? क्योंकि ज़ाहिर अली मीन गंडापुर साहब तो नहीं कोई रास्ता निकाल पाए। देखिए, अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने रास्ता निकालने की कोशिश की थी, और उन्होंने रास्ता निकालने की कोशिश की थी पिछले साल जो 26 नवंबर का मार्च है उससे काफ़ी पहले। अब देखें ना, उनके इख्तियार में जो भी था तो वो उसके मुताबिक ही रास्ता निकालते ना। तो वो जाते थे, मिलते थे, फिर वापस आते थे, अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करते थे, और PTI और हुकूमत जो है वो इनकार कर देते थे। वो कहते थे जी कि कोई डील नहीं हो रही। आप याद करें, मैं आपको कहता था कि मामला चल रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, खान साहब नहीं मान रहे। तो वो जो जितनी भी बातचीत हो रही थी वो गंडापुर साहब के ज़रिए हो रही थी। अब पता नहीं गंडापुर साहब उसको कभी मानेंगे या नहीं मानेंगे। गंडापुर साहब जो है वो पूरी किताब लिख सकते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ, कितने पॉइंट्स पे बात हुई, कितने पॉइंट्स पे इमरान खान मान गए, कितने पॉइंट्स पे दूसरी साइड मान गई। तो पूरी किताब लिख सकते हैं। तो अगर वो डील नहीं करवा सके तो इमरान खान साहब जो है उनका ये ख्याल है कि गंडापुर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की जो कुछ मेन डिमांड्स थी वो उनको एक्सेप्ट करवाने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन इमरान खान साहब इसको नज़रअंदाज करते रहे। फाइनली फिर आप देखें, उन्होंने उनको पिछले महीने ये भी कहा कि अब आप एक जलसा करें, और उन्होंने एक जलसा भी किया पेशावर में। लेकिन उस जलसे में जब PTI के जो वर्कर हैं उन्होंने ही गंडापुर साहब पे आवाज़ें कसनी शुरू कर दी, तो खान साहब को रियलाइज़ हुआ कि अब गंडापुर साहब को तब्दील करने का वक्त आ गया। तो अब सुहेल अफरीदी साहब से खान साहब की जो ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये नहीं होगी कि आपने मुझे रिलीज़ करवाना है जेल से। उनकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये होगी कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो तहरीक इंसाफ के वर्कर को और सपोर्टर को एक अवामी तहरीक चलाने के लिए मोबिलाइज़ करें, और इसके लिए जो खान साहब हैं उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन भी बना ली है, महमूद खान अचकज़ई साहब उसके सरबराह हैं। तो उनकी ये ख्वाहिश होगी कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अचकज़ई साहब के साथ मिलकर एक अवामी तहरीक जो है उसको मुनज़्ज़म करें। तो अगर सुहेल अफरीदी साहब उसमें
कामयाब हो गए तो खान साहब खुश हो जाएंगे। साहब, और इस सब में जो भी लोग आज इमरान खान साहब से मिलकर निकले, चाहे वो अली जफ़र साहब हों या बैरिस्टर गौहर साहब हों, उन्होंने एक ही बात बताई। उन्होंने कहा वैसे बड़े देरीना है, इमरान खान साहब ने कहा कि जी बड़े लॉयलिस्ट है मेरे गंडापुर, मगर जो दहशतगर्दी के हवाले से इनकी पॉलिसी है वो रियासत के साथ अलाइन करती है, और जिससे इमरान खान साहब मुतमईन नहीं थे। अब जो नया वज़ीर आला आएगा उसकी अलग पॉलिसी होगी। ये अब जो हालात खैबर पख्तूनख्वा के हैं, जिस तरीके से हमारी अफवाज के जो हैं वो सिपाही शहीद हो रहे हैं, अफसरान शहीद हो रहे हैं, उसमें कुछ अलग हो पाएगा, कुछ अलग पॉलिसी, या इसमें भी कन्फ्रंटेशन हो जाएगी? अच्छा शाजिद भाई, मेरी ज़रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी मुख्तलिफ है। जो कल खान साहब की जिन लोगों से मुलाकात हुई उनमें से कुछ लोग तो मीडिया पर बोले हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं बोले। तो उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब ने उनके साथ अली मीन गंडापुर के मामले पे कोई बात की ही नहीं। वो 1.5-2 घंटे मुख्तलिफ इशूज़ पे बातचीत करते रहे, और उसके बाद इमरान खान साहब ने उन सब से ये कहा कि अब ज़रा मैं ये मीडिया वालों से कुछ बात करना चाहता हूँ। और फिर खान साहब जो हैं वो मीडिया वालों के पास गए, और वहाँ पे गुफ्तगू के दौरान जब उन्होंने ये ऐलान किया कि ये जो आज खैबर पख्तूनख्वा के इलाके औरकज़ई में जो वाक़या हुआ है और फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं, तो इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अब तब्दीली नागुज़ीर है, और मैं अली मीन गंडापुर की जगह पे मैं सुहेल आफरीदी को चीफ़ मिनिस्टर नॉमिनेट करता हूँ। तो ये एक बॉम्बशेल था इन सब के लिए जो वहाँ पे खान साहब के साथ 1.5-2 घंटे से बैठे हुए थे। तो इनमें से किसी को नहीं था पता कि खान साहब जो है वो ये ऐलान करने वाले हैं। हाँ, अंदाज़ा था, आपको भी था, मुझे भी था कि अली मीन गंडापुर साहब के दिन गिने जा चुके हैं और किसी दिन भी कोई ऐलान हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने इस ऐलान को रोकने की काफ़ी कोशिश की, और उन्होंने जो अपनी पार्टी के करीबी लोग हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उनके सामने ये दावा किया कि मैं इमरान खान की वजह से चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं किसी और की वजह से हूँ। तो ये बात जो है ये इमरान खान साहब तक पहुँच गई थी। तो फिर इमरान खान साहब ने ये दिखा दिया कल कि ठीक है मैं जेल में हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो अली मीन गंडापुर जो है उसको हटा भी सकता हूँ। तो अब एक ये चैलेंज है। अली मीन गंडापुर साहब ने बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स किया है। उन्होंने सुहेल आफरीदी की कोई मुखालफत नहीं की, उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया, वेलकम कर दिया। लेकिन अब देखना यह है कि वो जिनका पहले नाम ले रहे थे कि जी वो मेरे साथ हैं, तो वो सुहेल आफरीदी का रास्ता रोकते हैं या नहीं रोकते। तो अगर रास्ता रोकते हैं तो फिर गंडापुर साहब की बात सही साबित हो जाएगी। अच्छा, और अगर इलेक्शन हो जाता है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर नए चीफ मिनिस्टर का, तो उसमें कोई रुकावट कतई तौर पर नहीं होगी। 93 लोग हैं, 93 के 93 वो मुंतखब करेंगे आफरीदी साहब को। मैं आपको आज बड़े यकीन के साथ ये कहता हूँ कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो ख़ुद भी सुहेल आफरीदी साहब को वोट देंगे, और ये भी मुमकिन है कि वो अनअपोज्ड हो जाएं। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी या ANP या कोई अपना बंदा खड़ा कर दे, तो ऐसी सूरत में वो कामयाब नहीं होंगे। जो PTI के बंदों को आप PTI के कहें ना कहें, आप उनको सुन्नी थात कौंसिल का कह दें, आप उनको आज़ाद उम्मीदवार कह दें, लेकिन जो इमरान खान के नाम पर जो वोट लेके MPA बना है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का, वो वोट सुहेल आफरीदी साहब को देगा। ये हो सकता है कि बाद में सुहेल आफरीदी साहब पे इस्लामाबाद में भी कुछ मुकदमे हैं, कुछ और भी उन पर मुकदमे हैं, तो उनको किसी मुकदमे में अदालती कार्रवाई के ज़रिए सज़ा दे दी जाए और ऐसी सूरत में वो नाहल हो सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में उनका रास्ता नहीं रोका जा सकता। और फिर जब इलेक्शन हो गया और अगर वो बन गए तो क्या वही माहौल होगा कि फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो रही होगी, प्रोटेस्ट हो रहा होगा, इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा हो रहा होगा, और ज़्यादा एक कन्फ्रंटेशन का माहौल होगा, या अलग होगा कुछ? देखें, ज़रा थोड़ी सी पॉलिसी मुख्तलिफ होगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने यह हिदायत किया है कि ये इम्प्रेशन ना दें कि मैं अपनी रिहाई के लिए कोई तहरीक चलाना चाहता हूँ, और इसीलिए वो महमूद ख़ान अचकज़ई साहब जो हैं वो उनको उन्होंने आगे रखा है, और वो ये बयानिया बनाएंगे कि हम पाकिस्तान में जो आइन है उसकी बालादस्ती चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अवाम के आइनी हकूक़ के हसूल के लिए एक तहरीक चलाई जाए। और जो सुहेल आफरीदी साहब हैं उनका भी नैरेटिव यही होगा। उनकी कोशिश ये होगी कि इसी नैरेटिव को सामने रख कर वो लोगों को मोबिलाइज़ करें, और पहले मरहले में वो कोई इस्लामाबाद पे
चढ़ाई करने का ऐलान नहीं करेंगे। पहले मरहले में वो खैबर पख्तूनख्वा के किसी शहर में अपनी अवामी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगे और उसमें उनको एडवांटेज ये होगा कि न सिर्फ ये कि अली मीन गंडापुर साहब उनके साथ होंगे, बल्कि पहले जो गंडापुर साहब के जो मुखालफीन थे, मुख्तलिफ ग्रुप्स थे PTI में जो गंडापुर साहब के साथ नहीं थे, जैसे कि असद कैसर साहब थे, जुनेद अकबर साहब थे, शहराम तराकई साहब थे, आतिफ खान साहब थे और कुछ और भी लोग थे, वो गंडापुर साहब के साथ नहीं थे। तो सुहेल अफरीदी साहब को ये एडवांटेज होगा कि ये तमाम ग्रुप समेत गंडापुर के वो उनके साथ होंगे और उसके बाद गंडापुर साहब जो हैं वो किसी तहरीक में शामिल हों या ना हों, लेकिन ये जुनेद अकबर साहब और असद कैसर साहब जो हैं वो पहले खान साहब को यही कहते थे जी कि हम तो कोशिश करते हैं एक तहरीक को मोबिलाइज करने की, लेकिन गंडापुर साहब जो हैं वो हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं और हमें वो तहरीक नहीं चलाने देते। तो वो एक्सक्यूज़ तो अब ख़त्म हो गया। तो ये मैं समझता हूँ कि अब सुहेल अफरीदी के साथ साथ जुनेद अकबर और असद कैसर और आतिफ खान और शहराम तराकई, ये इन सब के लिए अब चैलेंज बन जाएगा कि अब उन्होंने हर सूरत में सुहेल अफरीदी के साथ मिलकर इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक एक अवामी तहरीक को मुनज़्ज़म करना है। तो इस मरदा तो खान साहब जो है उन्होंने एक बंदे के खिलाफ कार्रवाई की है ना, तो अगर ये कामयाब ना हुए तो अगली दफ़ा तो ये 5-6 जो हैं समेत सुहेल अफरीदी इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। और दूसरी तरफ आमिर मीर साहब अब ये बताएगा कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामला थे, अब उसमें इसहाक डार साहब की क़यादत में एक वफ़द जाकर जरदारी साहब से मिलता है, फैसला होता है कि जी बयानबाजी नहीं होगी, वज़ीर आज़म कॉल करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, क्या मामला हल हो गया? देखिए अब ये आप मुझे दूसरी तरफ ले गए हैं। पहले जब मैंने आपके शो में इस इशू पे बात की थी तो बड़ा मसला हो गया था मेरे लिए, बहुत से लोग जो हैं वो मुझसे नाराज़ हो गए। तो आज मैं इस पर ज़रा किसी और अंदाज में तबसरा करने की कोशिश करता हूँ। देखें, पहले जब अली मीन गंडापुर और अलीमा खान साहबा के दरमियान लड़ाई जो है वो आसमान की बुलंदियों को छूने लगी, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ये लगा कि यार ये PTI तो ख़त्म हो गई, ये तो आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। तो उन दोनों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और फिर जब इन दोनों पार्टियों की लड़ाई जो है वो आसमान की बुलंदियों को छूने लगी तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने फौरी तौर पे गंडापुर को हटा के और सुहेल अफरीदी को KPK का चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया और उनके ऐलान के चंद घंटों के अंदर अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज़ फायर हो गया। तो मैं ये सीज़ फायर का क्रेडिट जनाब इमरान खान साहब को देता हूँ। और ये सीज़ फायर रहेगा? नहीं, ये सीज़ फायर ज़्यादा अरसा नहीं रहेगा और उसकी वजह यह है कि इसहाक डार साहब और अय्याज सादिक साहब के तो जरदारी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि शहबाज शरीफ साहब के और आसिफ जरदारी साहब के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मरियम नवाज़ और बिलावल साहब इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और इसलिए अच्छे नहीं हैं कि दोनों वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब की गुफ्तगू। आपने इस प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम खबर है, लंदन से आई है, उसकी तफसील आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की सियासत से मुताल्लिक हतक इज़्ज़त के एक और अहम केस का फैसला बरतानिया से आया है। लंदन हाई कोर्ट में पाक फौज के एक साबिक अफसर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ हतक इज़्ज़त का मुकदमा जीत लिया है। इससे पहले भी बरतानवी अदालतों से बहुत से पाकिस्तानी शहरियों और इदारों ने हतक इज़्ज़त के केसेस में रिलीफ लिया है, जबकि पाकिस्तानी अदालतों में हतक इज़्ज़त के कई हाई प्रोफाइल केसेस बरसों से ज़ेर इल्तवा हैं। न उनका फैसला आता है न उन पर समातें हो पाती हैं। लंदन हाई कोर्ट में ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ हतक इज़्ज़त का मुकदमा जीत लिया है, जिसके मुताबिक आदिल राजा को हट जाने और अदालती अखराजात की मद में 13 करोड़ रुपए देना होंगे। लंदन हाई कोर्ट का कहना है कि आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया और उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करना होंगे। जज ने आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को अदालती अखराजात के तकरीबन 3 लाख पाउंड भी देने का हुक्म दिया और यह अहकामात भी जारी किए कि आदिल राजा अपने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राशिद नसीर के केस जीतने की खबर देंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने आदिल राजा के 9 मीडिया आइटम्स को हतक आमेज करार देकर लंदन हाई कोर्ट से रुजू किया था।
जज रिचर्ड स्पेयरमैन ने तस्लीम किया कि इन मीडिया आइटम से राशिद नसीर की शोहरत को नुकसान पहुंचा और आदिल राजा अपने इल्जामात को साबित करने में नाकाम रहे। आदिल राजा ने राशिद नसीर को बदनाम किया और झूठे इल्जामात लगाए। आदिल राजा को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने खिलाफ फैसले का खुलासा भी जारी करके अपने फॉलोअर्स को ये बताने का हुक्म दिया गया है कि तमाम इल्जामात झूठे और हतकामेज थे। अदालत ने आदिल राजा को अपने इल्जामात आइंदा दोहराने से भी रोक दिया है। ISI के साबिक अफसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने लंदन में मुकीम आदिल राजा के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुबैना तौर पर हतक इज्जत की मुहिम चलाने पर मुकदमा दायर किया था और मुआफ़ी हट जाने और हतकामेज बयानात वापस लेने का मुतालबा किया था। यह मुकदमा अगस्त 2022 में आदिल राजा के खिलाफ बरतानिया की हाई कोर्ट में दायर किया गया था, जिसका आज हतमी फैसला आ गया है। इससे पहले भी पाकिस्तानी सियासतदान और सहाफ़ी बरतानवी अदालतों में हतक इज्जत के मुकदमात जीतते रहे हैं, लेकिन ये मुल्क की 78 साल तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि एक सरकारी अफसर ने बैरून मुल्क जाकर इस तरह के मुकदमे में कामयाबी हासिल की है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी अदालतों में हतक इज्जत के कई अहम केसेस ज़ेर इल्तवा हैं और बरसों से उनका कोई फैसला नहीं हो पाया है। जबकि दूसरी तरफ बरतानिया की अदालतों में खुद जियो न्यूज़ और जंग ग्रुप समेत मुख्तलिफ शख्सियात और इदारों ने हतक इज्जत के मुकदमात जीते हैं। और आज एक सरकारी अफसर ने किसी TV चैनल या अखबार के खिलाफ नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के खिलाफ मुकदमा जीत लिया है। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे जियो न्यूज़ लंदन के ब्यूरो चीफ मुर्तज़ा अली शाह से। मुर्तज़ा अली शाह, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप इस पूरे के पूरे इशू को शुरू से फॉलो कर रहे थे। पहले मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और इदारों की तरफ से सियासी इंजीनियरिंग है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, उसके तो इल्ज़ामात लगते रहे हैं। जो 2024 का इलेक्शन हुआ है उसमें लगे कि जी इलेक्शन को मैनेज किया गया, 2018 का जो इलेक्शन हुआ उसमें लगे कि मैनेज किया गया। तो ये और जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर ये कैसे हुआ कि आदिल राजा ये केस हार गए, क्या मामला हुआ? जी शाहजेब, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि ये केस एक्चुअली बहुत सारे हवालों से इसने एक तारीख बनाई है कि पहली बार पाकिस्तान मिलिट्री के उस वक्त सर्विंग ऑफिसर थे जिन पर ये इल्जाम लगे, जिन्होंने केस किया और वो जीत भी गए। और जो इल्जामात थे वो ऐसे थे कि जिनको बहुत सारे, आपको पता है, एक पॉपुलैरिटी भी हासिल थी। और जो कोर क्या थी इस केस की, कोर ये थी कि आदिल राजा ने इल्जाम लगाया था कि जो रजीम चेंज, सो कॉल्ड रजीम चेंज हुई थी, इमरान खान की जो हुकूमत को रिमूव किया गया, उन्होंने कहा था कि राशिद नसीर उसमें शामिल हैं, उन्होंने इलेक्शन मैनिपुलेट किया, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का कंट्रोल हासिल किया हुआ था, इलेक्शन सेल बनाया था, रिगिंग जहां से रिगिंग हो रही थी, और ये कि उन्होंने ISI में अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर फेक केसेस बनाए। और ये भी उन्होंने कहा था कि उनको राइट टाइम पर, वो ब्लैक शीप हैं, काली भेड़ है, और उनको एलिमिनेट खत्म भी किया जाएगा। बहुत सीरियस एलिगेशन थे। और ये उसके बाद राशिद नसीर ने ये केस लॉन्च किया। जो यहाँ पे जो आपका सवाल है, जो ट्रायल क्या हुआ, टेस्ट क्या हुआ, कि आदिल राजा ने जो इल्जाम लगाए थे एज अ पब्लिशर, एज एन एडिटर, उन्होंने क्या स्टेप्स लिए ये वेरीफाई करने के लिए कि वो इंफॉर्मेशन फेक नहीं है, उनके सोर्सेज जेन्युइन है, और ये कि क्या कोई बंदा दुश्मनी में तो राशिद नसीर के खिलाफ उनको इस्तेमाल नहीं कर रहा। जज ने बड़ा कैटेगोरिकल यहाँ पर यह कहा कि उनको जो भी पार्टी आ रही है, वो कह रहे थे कि आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, बिग पिक्चर की बात कर रहे हैं। जज ने कहा कि हमें इससे गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान मिलिट्री का या ISI का मुल्क में या जियोपॉलिटिकल या अमेरिका में क्या रोल है। उन्होंने कहा कि ये केस एक इंडिविजुअल का है, जो राशिद नसीर, जो बरतानिया इंसाफ लेने आया और जिसका मुकदमा ये है कि बरतानिया में बैठे हुए उसके ऊपर ये इल्जाम लगाए गए। अगर आदिल राजा UK में ना होते तो वो यहाँ पर आते ना। लिहाजा जज ने यह कहा कि वो उस जुरिस्डिक्शन में आए हैं अपना केस लेकर। इस बुनियाद पर आदिल राजा का यहाँ पर ट्रायल हुआ और उसमें ये जज ने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये वेरीफाई करने के लिए कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी से मीटिंग्स की और जो बाकी इल्जाम लगाए। दो की पॉइंट्स हैं यहाँ पर शाहजेब। जब ट्रायल शुरू हुआ तो आदिल राजा ने यह कहा था कि वो ट्रुथ है उनके पास सच है, हकायक, और वो डिफेंस उनका ट्रुथ के ऊपर बेस्ड होगा, फैक्ट्स के ऊपर होगा। लेकिन ट्रायल के अगले दिन उन्हीं के वकील ने कहा कि वो ट्रुथ डिफेंस नहीं कर सकते, इसलिए कि उनके पास इस हवाले से इल्जामात हैं जो उनके सबूत नहीं है। फिर जज ने उनको कहा कि आप पब्लिक इंटरेस्ट डिफेंड करें। उन्होंने कहा कि हमारे पास पब्लिक इंटरेस्ट में हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, हम वो देते हैं। जज ने यह कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में लाजमी है कि अगर आप किसी पे एलिगेशन लगाते हैं तो आपको साबित करना है कि वो किसी के ऊपर, किसी को चोर कहना, झूठा कहना, कातिल करना पब्लिक इंटरेस्ट में कैसे। और पब्लिक इंटरेस्ट में आप एलिगेशन सिर्फ उसी सूरत में लगा सकते हैं जब नंबर वन बात सही हो, और अगर पूरी नहीं भी सही है तो रीजनेबली सही हो, और ये कि जो बंदा इल्जाम लगा रहा है उसको बहुत हद तक सोर्सेज पर यकीन हो और उस बात में कुछ सदाकत हो।
जज ने ये डिटर्मिन किया 4 दिन के बाद कि ये सारे जो टेस्ट हैं आदिल राजा ने वो फेल किए हैं, और उन्होंने कहा कि उनको यकीन ही नहीं था कि जो सोर्सेज उनके थे वो रिलायबल थे, और ये कि वो इस हवाले से 2 की पॉइंट शाज़ेब कि वो एविडेंस पेश नहीं कर सके थ्रू आउट। और सबसे बड़ा इस केस में एक और प्रॉब्लम भी आया कि आदिल राजा के 3 मेन विटनेसेस, स्टार विटनेसेस शहजाद अकबर, शाहीन सबाई और सैयद अकबर हुसैन जो अमेरिका से अपीयर हुए ऑनलाइन, उन्होंने जो आदिल राजा का जो डिफेंस था उसी को कॉन्ट्राडिक्ट किया। फॉर एग्जांपल शहजाद अकबर ने यह कहा कि वो ये समझते हैं कि उनके ख्याल में राशिद नसीर लाहौर हाई कोर्ट कंट्रोल नहीं कर रहे थे। शाहीन सबाई ने कहा कि वो आदिल राजा के उन बयानात की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। कर्नल अकबर ने कहा कि वो जानते नहीं है कि राशिद नसीर को उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो ये सारी चीजें जो जब जज ने देखा कि वो जो एविडेंस उनका जो स्टार विटनेसेस थे जिन्होंने अपना एविडेंस पेश किया वो इस चीज से कनेक्ट नहीं कर सके, यहां पर इन्होंने शाहीन सबाई, शहजाद अकबर और जो बाकी विटनेसेस थे उन्होंने कहा, जज को कहा कि आप ओवरऑल देखें कि वहां पर इस्टेब्लिशमेंट कैसे ऑपरेट करती है। जज ने कहा कि मैं बिग पिक्चर नहीं देखूंगा, आप साबित करें कि लाहौर हाई कोर्ट कंट्रोल कैसे हुई, रिजीम चेंज में उनका क्या हिस्सा था, और ये कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी से मीटिंग की, उसके क्या कोई नोट्स लिए, कोई कंटेम्प्रेरी उसका रिकॉर्ड है, कोई ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं। सोर्स प्रोटेक्शन के बाद उन्होंने कहा मैं आपको नहीं जानना चाहता आपके सोर्सेज कौन है, लेकिन उसके अलावा आपने क्या क्या स्टेप्स लिए बिफोर इस एलिगेशन को पब्लिश करने के कि उन्होंने इलेक्शन मैनिपुलेशन प्लान की आसिफ अली जरदारी के साथ। ये वो चीजें थी शाज़ेब जिनका एक्चुअल ट्रायल हुआ, जिसकी बुनियाद पर आदिल राजा ये केस आ रहे हैं, और राशिद नसीर को पाकिस्तानी तकरीबन 13 करोड़ रुपए जो बनते हैं वो डेफेमेशन डैमेजेस में और लीगल कॉस्ट में मिले हैं जी। और फिर मुझे ये बताएगा कि अब ज़रा पाकिस्तान में भी ये बहस तो चलती रहती है कि जिसका दिल चाहता है सोशल मीडिया पर जो चाहता है जिस पर चाहे इल्ज़ाम लगा दे, कोई सबूत की कोई गारंटी नहीं। अगर कोई अदालत में मामला चला जाए तो साल हर साल चलता रहता है। ये 3 साल में मामला तय हो गया, जुर्माना आदिल राजा को हो गया। ये सारा का सारा मामला क्या वहाँ पर क्या स्टैंडर्ड है एविडेंस का? एक अगर कोई अपने आप को जर्नलिस्ट भी क्लेम करे और सोशल मीडिया पर हो, टीवी पर ना हो, सोशल मीडिया पर हो, तो क्या क्राइटेरिया क्या है उसका जिसकी बुनियाद पर देखा जज साहब ने? देखिए शाज़ेब, इससे आपको मैं अरशद शरीफ केस की भी यहां मिसाल दूंगा, शहबाज शरीफ के केस की भी मिसाल दूंगा जो यहां पर डिस्कस हुए। देखिए बुनियादी कोई भी आप पब्लिशर जिसके पास टिकटॉक है, ट्विटर है, वो पब्लिशर बन चुका है, वो सिटीजन जर्नलिज्म कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर वही कवानीन बरतानिया में उनके अंडर वो गवर्न करता है जो रेगुलर, फॉर एग्जाम्पल जियो यहाँ पर आता है, 2 और चैनल्स आते हैं जो उनके ऊपर होता है। लिहाजा एज अ पब्लिशर आपकी जिम्मेदारी क्या, एज अ जर्नलिस्ट आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, और आपकी उसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप खबर कैसे देते हैं, पैकेज कैसे करते हैं कि किसी की हरासमेंट न हो, किसी की डेफेमेशन न हो और किसी को हार्म न हो। जिससे इतनी सारी बात थी, ये सारा इसके हवाले से था। फॉर एग्जाम्पल आदिल राजा ने यह कहा कि जब वो अपना एविडेंस दे रहे थे कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जो उमर शाहिद अहमद और एक और ब्यूरोक्रेट है उन्होंने तैयार की थी कन्या में जाकर अरशद शरीफ केस की, उन्होंने 3 बातें की। उन्होंने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग में ये आया है कि ISI अरशद शरीफ की किलिंग में इन्वॉल्व थी कन्या में। फिर उन्होंने कहा कि जनरल असद दुरानी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि राशिद नसीर इन्वॉल्व हैं इलेक्शन रिगिंग में, और जनरल बाजवा और मिलिट्री के बिहाफ पर जो हॉर्स ट्रेडिंग और मैनिपुलेशन में। ये जो चीज थी, जज ने कहा कि हम इसका ट्रायल करते हैं। उन्होंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी, उन्होंने कहा कि देखें आपने इल्जाम इतना बड़ा राशिद नसीर पे लगाया, ISI पे लगाया, लेकिन पूरी रिपोर्ट में कहीं पर भी ये ऑफिशियल नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि ISI एक्चुअली इन्वॉल्व थी किलिंग में। उन्होंने कहा ये साबित नहीं हो सकता। उन्होंने जनरल दुरानी के ट्वीट पढ़े, उन्होंने कहा जनरल दुरानी ने मिलिट्री के ऊपर ट्वीट जरूर किया लेकिन उसमें राशिद नसीर का तो दूर दूर तक जिक्र नहीं है। ये इतनी माइन्यूट छोटी छोटी चीजें और जो बिल्कुल सामने भी नजर आती है। उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं है, आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते, और यही वो कोर जो क्लेम था राशिद नसीर का कि उनके ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं वो बेबुनियाद थे। फिर यहाँ पर ट्रायल में ये बात भी सामने आई कि जो शहजाद अकबर थे उन्होंने अपने विटनेस स्टेटमेंट के दौरान पता चला कि उनकी और राशिद नसीर की 2022 में मुलाकात भी हुई थी। उस मुलाकात में जो कोर्ट ने यह सुना कि जो शहजाद अकबर ने कहा कि वो राशिद नसीर से मिले और उन्होंने कहा जी कि मैं आपसे मीटिंग का मकसद ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने पॉलिटिकल और जुडिशल मामलात में इंटरफेरेंस खत्म करे और कोर्ट्स को इंडिपेंडेंटली काम करने दे। लेकिन इस पर जो राशिद नसीर के जो वकील थे डेविड लेमर, उन्होंने बताया कि इनकी मीटिंग 2022 में जरूर हुई थी, लेकिन उसमें शहजाद अकबर उनके पास ये कहने आए थे कि बाय हुक और बाय क्रुक आप शहबाज शरीफ को हमारी हेल्प करें, कोर्ट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करें ताकि हम शहबाज शरीफ की कन्विक्शन कराएं, ये बहुत जरूरी है। राशिद नसीर ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने शहजाद अकबर को यह कहा कि वो कोर्ट्स पर इन्फ्लुएंस होने के लिए उनकी कोई मदद नहीं कर सकते और ना ही
ये उनका मैंडेट है। तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, अरशद शरीफ और पाकिस्तानी मीडिया बहुत एक्सटेंसिवली यहाँ पर डिस्कस हुआ और उसके बाद जो जज हैं उन्होंने ये जजमेंट दी है। और इसमें जो शाहजेब जो मीडिया के हवाले से खास तौर पे ये और सोशल मीडिया है जहां बहुत सारी चीजें अनरेगुलेटेड कही जा सकती है, उन्हें बहुत क्लियर लेसन है कि आप किसी पर इल्जाम लगाने से पहले, किसी की ये जो हद के इज्जत या किसी की डिफेमेशन करने से पहले या करप्शन का एलिगेशन या ऐसी चीज जिससे किसी की इज्जत पर हर्फ आता हो, आपको 10 दफा सोचना है कि क्या स्टेप्स आपको लेने हैं कि जो बात आप कहना चाहते हैं वो आप एक अपनी तरफ से सच बताने जा रहे हैं, उसको वेरीफाई करना, उसको ऑथेंटिकेट करना कितना जरूरी है। और अगर आप नहीं करेंगे तो जो इस तरह के जो डिफेमेशन केसेस में आपको पता है कि कितने पाकिस्तानी टीवी चैनल जहां पर केसेस हार चुके हैं, एंकर्स ने ड्यू डिलिजेंस नहीं की हुई थी। तो ये केस एक बेसिकली अब एक बेंचमार्क सेट कर रहा है कि आपको जो जर्नलिस्टिक प्रैक्टिस करते हुए, सोशल मीडिया यूज करते हुए कितना केयरफुल होना है कि किसी की हद के इज्जत ना हो। जी बहुत शुक्रिया मुर्जा अली शाह, तफसीलात बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफिज़।